Hello friends, I heartily welcome all of you on our YouTube channel Different Education Point. We have already uploaded 3 or 4 videos related to figure of speech, and today I am before you with a new topic with new literary terms, and today we will start with a new figure of speech, मेटोनिम. मेटोनिम क्या है? देखिए, मेटोनिम क्या है? मेटोनिम का मतलब है चेंज ऑफ नेम. इसमें हम क्या करते हैं कि नाम है उस नाम को बदल देते हैं. जो एग्जैक्ट नाम है उस नाम से एड्रेस ना करके, उस नाम का यूज़ ना करके, उसकी जगह हम अल्टरनेटिव जो नेम है या उससे रिलेटेड जो नेम है उस नेम का हम यूज़ करते हैं. पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यू मस्ट एड्रेस, तुम्हें संबोधित करना चाहिए द चेयर, किसे? चेयर को, कि तुम्हें चेयर को संबोधित करना चाहिए. अब यहाँ चेयर है, इस चेयर का एक्चुअल में यहाँ मीनिंग क्या है? चेयरमैन. यहाँ चेयर का मतलब क्या है? यहाँ पर चेयरमैन. कि तुम्हें किसे संबोधित करना चाहिए, किसे एड्रेस करना चाहिए? चेयर को एड्रेस करना चाहिए. इसका मतलब है कि जो चेयर पर बैठा हुआ पर्सन है, जो चेयरमैन है, उसे एड्रेस करना चाहिए. तो यहाँ पर हमने चेयरमैन की जगह नाम चेंज करके क्या नाम दे दिया? चेयर नाम दे दिया. तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में हमने जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटोनिम है. मेटोनिम फिगर ऑफ स्पीच का हमने इसमें क्या किया है? यूज़ किया है. अब अगर हम सेकंड सेंटेंस लें, सेकंड सेंटेंस में क्या है? ए फुल पर्स, कि एक जो भरा हुआ पर्स है, नेवर लैक्स, उसमें कभी कमी नहीं आती उस पर्स से. फ्रेंड्स, किसकी? दोस्तों की. कि अगर भरा हुआ पर्स है तो उस पर्स को कभी भी दोस्तों की कमी नहीं आती. अब यहाँ फुल पर्स का मतलब क्या है? फुल पर्स का मतलब है मनी से या रिचनेस से, कि एक आदमी जिसका पर्स भरा हुआ है, एक आदमी जिसके पास अच्छे पैसे हैं, उसे कहता है कि फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उनकी कभी भी कमी नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसकी रिचनेस है, उसकी मनी है, वो अपने आप उसके लिए क्या करेगी? फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर देगी, अपने आप फ्रेंड्स हैं वो बना देगी. तो यहाँ पर फुल पर्स है, इस पर्स का यूज़ किसके लिए किया गया? रिचनेस के लिए या मनी के लिए. कि रिचनेस है, वो रिचनेस है, उसे कभी भी फ्रेंड्स की कमी महसूस नहीं होती, या एक रिच पर्सन है, उसे कभी भी फ्रेंड की कमी महसूस नहीं होती. क्योंकि वो रिच होगा तो नॉर्मली क्या होगा? उसके फ्रेंड्स से खूब सारे लोग बनना चाहेंगे और बहुत सारे लोग उसकी कंपनी में आएंगे, उसे उनकी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी. तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जो एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है, जो एग्जाम्पल वर्ल्ड फेमस है, जिसका बहुत यूज़ होता है, द पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड्स, कि पेन है, माइटियर का मतलब क्या? शक्तिशाली. जो पेन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे? स्वॉर्ड से, तलवार से. कि पेन है वो तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है. अब यहाँ पेन है, पेन की जगह एग्जैक्ट वो वर्ड क्या है? वर्ड, शब्द. मतलब कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं, जिन वर्ड का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ओरल में यूज़ करते हैं, चाहे वो रिटन में यूज़ करते हैं, वो वर्ड ज़्यादा पावरफुल होते हैं. किससे? स्वॉर्ड से. कि स्वॉर्ड है, उसके वाउंड्स हैं, उसका हर्ट है, उसके घाव हैं, वो घाव भी भर जाते हैं. लेकिन आपने जिन वर्ड का यूज़ किया है वो वर्ड अपना इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं. इसीलिए कहा गया है कि पेन है या वर्ड्स हैं वो ज़्यादा माइटियर होते हैं. किससे? स्वॉर्ड से. स्वॉर्ड से आप थोड़े समय के लिए डरा सकते हो, थोड़े समय के लिए पेन दे सकते हो, लेकिन वर्ड हैं, उन वर्ड की पावर है, वो पावर बहुत लंबे समय तक रहती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है. तो यहाँ पर वर्ड की जगह हमने कौन सा वर्ड लिया? पेन वर्ड लिया. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? मेटोनिम का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट जो
एग्जाम्पल हमने लिया है वो क्या है, ही इज लॉयल। लॉयल का मतलब क्या है, वफादार। ही इज लॉयल टू द क्राउन, कि वह ताज के प्रति वफादार है। क्राउन का मतलब क्या है, ताज या मुकुट, कि वह ताज के प्रति क्या है, वफादार है। तो यहाँ पर ये जो क्राउन वर्ड है, ये क्राउन वर्ड किसके लिए लिया गया है, किंग के लिए। यहाँ क्राउन का मतलब क्या है, क्राउन का मतलब है किंग, कि वह किंग के लिए क्या है, वफादार है, किंग के लिए क्या है, लॉयल है। तो यहाँ हमने इस क्राउन का अल्टरनेटिव वर्ड है वो वर्ड हमने यूज कर दिया। इस किंग है, किंग का जो अल्टरनेटिव वर्ड है क्राउन, वो वर्ड हमने यहाँ यूज कर दिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मेटोनिम फिगर ऑफ स्पीच है उसका हमने यूज किया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ही हैज़ गॉट द लॉरेल, कि उसने लॉरेल प्राप्त किया है। लॉरेल क्या है, ये देखिए जब पास्ट की अगर हम बात करें तो आज जैसे हम कोई टूर्नामेंट होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें जो विनर होते हैं उन विनर को हम ट्रॉफीज़ वगैरह देते हैं, एंड दे आर द सिंबल ऑफ देयर सक्सेस और विक्ट्री। वो उनकी जीत का क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो पास्ट में ये ट्रॉफीज़ या वगैरह नहीं होती थी। उस समय क्या होता था, कुछ पेड़ पौधे थे जिनकी पत्तियां हैं, जिनकी टहनियां हैं, उनको सिंबल माना जाता था। और अलग अलग फील्ड के लिए क्या था, अलग अलग तरह के पौधों की पत्तियां हैं वो सिंबल के रूप में दी जाती थी। तो लॉरेल क्या है, लॉरेल की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां भी क्या है, विनर को दी जाती थी, जो विजेता होते थे उन्हें दी जाती थी। कौन से फील्ड में, जो पोइट्री के फील्ड में होते थे, लिटरेचर के फील्ड में कोई अच्छा काम करता था तो उसको ट्रॉफी के रूप में लॉरेल है, लॉरेल की पत्तियां दी जाती थी। तो ये क्या था, ये सिंबल था। किसका सिंबल था, सक्सेस का या विक्ट्री का सिंबल था, विनर का सिंबल था। तो यहाँ पर लॉरेल है, इसका हमने यूज़ किया है। सक्सेस है, सक्सेस के अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ हमने किसका कर लिया, लॉरेल वर्ड का यूज़ कर लिया। तो जब एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड का हम अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, मेटोनिम फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस में हमने किसका यूज़ कर दिया, मेटोनिम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। तो अभी हमने मेटोनिम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की और हम आगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच अपनी क्या है, पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स में कंट्रेरी स्टेटमेंट होगा। कंट्रेरी का मतलब क्या है, अपोजिट या विपरीत। कंट्रेरी स्टेटमेंट होगा, इसमें एक या दो लाइन होगी लेकिन वो अपने आप में कंट्रेरी होगी, विरोधाभास वाली होगी। और सरफेस रीडिंग करने पर हमें ऐसा फील होगा कि ये लाइन क्या है, ये लाइन गलत है, ऐसा हमें फील होगा। क्योंकि पढ़ने में हमें क्या लगेगी, वो गलत लगेगी, कि जो कुछ वो कह रहा है वो हमें कंट्रेरी लगेगा, विरोधाभास वाला लगेगा, गलत लगेगा। लेकिन जब हम जिस सेंस में पोइट कह रहा है उस सेंस में, उसकी डेप्थ में जाकर देखेंगे तो वही लाइन क्या होगी, सही साबित होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। कि सरफेस रीडिंग है, सरफेस रीडिंग से आपको स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्टरी लगेगा, विरोधाभास वाला लगेगा, कॉन्ट्रास्ट वाला लगेगा। लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे, जो पोइट है उसके सेंस को समझोगे कि वो किस सेंस में, किस मैनर में, किसके लिए कह रहा है, तो वही सेंटेंस है, वही सेंटेंस आपको क्या लगेगा, सही लगेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। इसमें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, कंट्राडिक्टरी होगा, विरोधाभास वाला होगा। जैसे पहला सेंटेंस अगर अपने देखें, ट्रू फ्रीडम कहता है कि सच्ची जो फ्रीडम है, सच्ची जो फ्रीडम है इज ऑब्टेन्ड, उसे प्राप्त किया जाता है। कि सच्ची जो फ्रीडम है उसे प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, बाय लिमिटेशंस, लिमिटेशन के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। और
अब डिज़ायर्स, डिज़ायर्स इच्छाएं, कि इच्छाएं हैं उनकी लिमिटेशन या सीमाओं के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। कि सच्ची जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को हम अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को सीमित करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले अगर आप सरफेस रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि ट्रू फ्रीडम है, उस ट्रू फ्रीडम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब हमने हमारी डिज़ायर को ही क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। कि डिज़ायर ही सीमित हो गई है अपनी, तो फिर फ्रीडम किस चीज़ की। लेकिन पोइट जिस सेंस में कहना चाहता है वो सेंस ये है कि आप अपनी डिज़ायर हैं उन डिज़ायर को लिमिटेशंस में रखो, एक बाउंड्री में रखो। और जब आपकी डिज़ायर है वो लिमिटेशन में होगी, एक बाउंड्री में होगी और दूसरों की डिज़ायर को हर्ट नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, फ्रीडम मिलेगी। और सही मायनों में वही क्या होगी, ट्रू फ्रीडम होगी। ट्रू फ्रीडम हम किसे कहेंगे, जब हमारी फ्रीडम है उस फ्रीडम से किसी दूसरे की फ्रीडम है वो हर्ट ना होती हो, उसको कोई नुकसान नहीं होता हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रीडम बोलेंगे। और ये ट्रू फ्रीडम कब आएगी, जब हम अपनी डिज़ायर है उसे क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे। अगर हम अपनी डिज़ायर को लिमिटेड नहीं करेंगे तो वो फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो उसे हम ट्रू फ्रीडम नहीं कह सकते। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ही इज़ द बेस्ट टीचर, वह सबसे अच्छा टीचर है। हु टीचेस नथिंग, हु टीचेस जो पढ़ाता है, नथिंग कुछ भी नहीं, कि वह सबसे अच्छा टीचर है जो कुछ भी नहीं पढ़ाता। इसका मतलब क्या है, सरफेसली हम देखेंगे कि तो हमें लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, लेकिन इसमें कहने का सेंस ये है कि वो पढ़ाता कुछ भी नहीं है, जबकि वो क्या कर देता है, सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ लर्न करवा देता है। और स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को इतना एबल बना देता है कि उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा अगर हम सेंटेंस देखें, द किंग इज डेड, राजा है वो राजा मर गया है। लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे या राजा लंबे समय तक रहे। अब यहाँ सेंटेंस ये भी हमें क्या लगेगा, कंट्राडिक्टरी लगेगा, विरोधाभास वाला लगेगा कि राजा है वो राजा मर गया है, लॉन्ग लिव द किंग, राजा क्या रहे, अमर रहे। अब जो मर गया है वो अमर कैसे रहेगा या वो आगे लंबे समय तक कैसे रहेगा। लेकिन यहाँ जिस सेंस में कहा गया है उसका मतलब ये है कि राजा है वो मर गया है, राजा अमर रहे, लेकिन राजा की जो पोस्ट है, उसका पद है, वो कभी भी खाली नहीं होता। उसके ऊपर दूसरा पर्सन है, वो पर्सन आता है और उस सीट को ऑक्युपाई करता है। तो वो राजा है, वो टाइटल है, जो पद है, जो पोस्ट है, वो क्या रहेगी, वो हमेशा रहेगी, वो अमर रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द मोर थिंग ए मैन इज अशेम्ड ऑफ, जितनी ज़्यादा चीज़ों से, जितनी ज़्यादा बातों से एक आदमी शर्मिंदा महसूस करता है, एक आदमी जितनी ज़्यादा चीज़ों से, जितनी ज़्यादा बातों से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, द मोर एप्रिशिएबल ही इज़, उतना ही ज़्यादा वो क्या है, प्रशंसनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, प्रशंसनीय है। देखने में ये सेंटेंस हमें क्या लगेगा, गलत लगेगा, लेकिन सही कैसे है, देखिए, एक आदमी अगर कुछ करता है और उसके करने से कुछ भी छोटा सा भी गलत होता है और उसे अगर शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि वह पर्सन सेंसिटिव है, वह पर्सन समझदार है और वह पर्सन अभी भी बहुत अच्छी सोच रखता है। और अच्छी सोच रखता है इसीलिए उसे छोटी सी गलती पर भी क्या होती है, अपने आप में गिल्टी फील होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगर कोई पर्सन इस तरह से छोटी गलती पर भी गिल्टी फील करता है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन क्या है, बहुत अच्छा है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, तो आप छोटे नहीं हो बल्कि आप बहुत बड़े हो जाते हो। यही बात इसमें कही गई है कि एक आदमी वो जितना ज़्यादा
चीज़ों से शर्मिंदा होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। कि वो जो भी काम करता है उससे अगर उसे शर्म महसूस होती है, थोड़ी सी भी गलती करते या मिस्टेक करते, तो इसका मतलब है कि वास्तव में उसमें मानवीयता है और वास्तव में वो क्या है, जीवित है सही अर्थों में, और इसीलिए वो क्या है, वो प्रशंसनीय है। तो इस सेंटेंस को हम सरफेसली पढ़ेंगे तो हमें गलत लगेगा, लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे तो यही सेंटेंस हमें क्या लगेगा, सही लगेगा। इसीलिए अब हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक। इसमें हमने लिखा है कि पत्थर की दीवारें एक जेल नहीं बनाती। दूसरी लाइन नोर आयरन बार्स, आयरन बार्स का मतलब लोहे की सलाखें, और ना ही लोहे की सलाखें एक केज, एक पिंजरा बनाती है। लाइन क्या है कि पत्थर की दीवारें हैं वो एक जेल नहीं बनाती और लोहे की सलाखें हैं वो एक पिंजरा नहीं बनाती। अब सेंटेंस देखने में आपको गलत लगेगा क्योंकि जेल है वो तो पत्थर की दीवारों से ही बनती है और जो पिंजरा है वो लोहे की सलाखों से ही बनता है। लेकिन यहाँ पर पोइट कहना क्या चाहता है, उसके कहने का अर्थ क्या है, यहाँ ये कहना चाहता है कि पत्थर की दीवारें हैं वो जेल नहीं बनाती और लोहे की सलाखें पिंजरा नहीं बनाती। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप मन से अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो, मन से अपने आप को कैदी मान लेते हो, तो आप कैदी हो, तो आप पराजित हो, तो आप हारे हुए हो। और उसके बाद में चाहे आपको जेल में ना रखा जाए तो भी आप कैदी हो। अगर आपके मन से आपको किसी ने हरा दिया, पराजित कर दिया, या आपने मन से हार मान ली, पराजित हो गए, या अपने आप को कैदी महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको फिर जेल की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप कैदी महसूस करोगे अपने आप को। और अगर आपको पिंजरे में रखा हुआ है आयरन बार्स के, लेकिन अगर आप मन से अपने आप को कैदी नहीं मानते हो, जेल में हो तो भी आप मन से अपने आप को कैदी नहीं मानते हो, अगर आप विचारों से स्वतंत्र हो, आप मन आपका है वो गुलामी स्वीकार नहीं करता है, तो आपको जेल की दीवारें हैं वो भी बंद नहीं रख सकती और ना ही लोहे की सलाखें हैं वो सलाखें आपको बंद रख सकती है। तो यहाँ पर इस सेंस में इसने ये कहा है कि पत्थर की दीवारें हैं वो जेल नहीं बनाती और लोहे की सलाखें हैं वो पिंजरा नहीं बनाती। जो जेल या पिंजरा है वो किससे बनता है, हमारे मन से बनता है, हमारे दिमाग से बनता है। जेल में रहकर भी एक आदमी अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने आप को गुलाम नहीं मान के। और अगर मन से और दिमाग से गुलाम मान लिया है तो चाहे उसे जेल में मत रखो तो भी वो क्या रहेगा, वो गुलाम ही रहेगा। यही बात क्या है यहाँ पर इसने कही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट। पास्ट का मतलब क्या है, बीतना। एक छोटी सी नींद बीतने के बाद में वी वेक इटरनली, हम अनंत रूप से या हमेशा के लिए जागेंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर मौत नहीं होगी। डेथ दाउ शैल डाई, मौत तुम खुद मर जाओगी। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें हैं जॉन डन की कविता से। जॉन डन है उसकी पोइम में से ली गई है और पोइम का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड ये पोइम का नाम है। इस पोइम में अब इन लाइनों का मतलब क्या है कि एक छोटी नींद के बाद में हम अनंत रूप से या हमेशा के लिए जागेंगे और डेथ तुम नहीं रहोगी और डेथ तुम क्या हो जाओगी, मर जाओगी। अब डेथ है वो क्या मर सकती है, डेथ नहीं मर सकती। लेकिन यहाँ पर पोइट कह रहा है, यहाँ इसके कहने का अर्थ क्या है, देखो यहाँ ये क्रिश्चियन बिलीफ या ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की बात कर रहा है, उसका रेफरेंस दे रहा है। ये कह रहा है कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, एक छोटी सी नींद के बाद में। यहाँ नींद किसको कह रहा है, ये नींद कह रहा है ये डेथ को, कि डेथ क्या है, डेथ एक नींद की तरह है। और जैसे ही डेथ वाली नींद से हम जागेंगे तो हम क्या होंगे,
अनंत रूप से हमेशा के लिए जागेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि गॉड क्या करेगा, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे वर्क के अनुसार हमें हेल या हेवन में भेजेगा, नरक या स्वर्ग में भेज देगा, और वहाँ क्या होगा, हम हमेशा के लिए रहेंगे। और हेल या हेवन में क्या होगा, दो चीज़ें नहीं होगी, उनका अस्तित्व नहीं होगा। किसका अस्तित्व नहीं होगा, एक तो टाइम का, कि टाइम वहाँ पर मूव नहीं करेगा, चाहे हेल हो चाहे हेवन हो। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो गॉड आपको हेल में भेजेगा और वहाँ अनंत रूप से आप कष्ट भोगते रहोगे, और अच्छे कर्म किए हैं तो वहाँ हेवन में भेजा जाएगा और वहाँ अनंत रूप से आप एंजॉय करोगे। दोनों ही जगह टाइम है, वो टाइम मूव नहीं करेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और जब आप हेवन या हेल में जाओगे तो वहाँ आप क्या हो जाओगे, इमॉर्टल रहोगे, अमर रहोगे। चाहे हेल में जाओ चाहे हेवन में जाओ, उसमें हमेशा रहोगे, हमेशा अनंत रूप से रहोगे। तो वहाँ आप रहोगे तो वहाँ डेथ नहीं होगी, और जो चीज़ नहीं होगी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वहाँ हेल और हेवन दोनों में डेथ का भी क्या हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी भी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर पोइट इस सेंस में कह रहा है कि एक छोटी नींद, मतलब हमारी मौत के बाद में हम अनंत रूप से जागेंगे, एंड डेथ शैल बी नो मोर, और हम जहाँ जागेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ डेथ नहीं होगी, वहाँ डेथ की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। मौत होने से मतलब उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये निकलता है। तो यहाँ हमने किसकी बात की, पैराडॉक्स की बात की। पैराडॉक्स में मैंने आपको बताया कि ऐसा स्टेटमेंट जो कंट्राडिक्टरी लगता है, जिसको पढ़ने पर विरोधाभास वाला लगता है, हमें गलत महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन जब हम उस सेंटेंस की डेप्थ में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, पोइट ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कहा है, जब हम उसके अनुसार समझते हैं तो वही सेंटेंस हमें क्या लगता है, सही लगता है, वही सेंटेंस सही साबित होता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है पैराडॉक्स। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है उसके बारे में बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन क्या है, एक्चुअल में ऑक्सीमोन है, ये पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का छोटा रूप है। ठीक है, पैराडॉक्स का छोटा रूप क्या है, ऑक्सीमोन है। पैराडॉक्स में तो क्या है, एक सेंटेंस और दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, और एक या दो सेंटेंस हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभास वाले होते हैं। लेकिन ऑक्सीमोन में क्या होता है, ऑक्सीमोन में दो वर्ड होंगे और वो दोनों वर्ड क्या होंगे, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होंगे, विरोधाभास वाले होंगे। सेम वही चीज़ है जो पैराडॉक्स में, वही चीज़ किस में, ऑक्सीमोन में है। अंतर सिर्फ इतना है कि पैराडॉक्स है, इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक या दो सेंटेंस होंगे और वो कंट्राडिक्टरी होंगे। ऑक्सीमोन में क्या होगा, ऑक्सीमोन में वर्ड होंगे, दो वर्ड होंगे, वो अपने आप में क्या होंगे, कंट्राडिक्टरी होंगे। जैसे हम पहला सेंटेंस देखें, द साउंड ऑफ साइलेंस। अब देखिए साउंड, आवाज, साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या है, खामोशी, शांति, कि साइलेंस की साउंड या खामोशी की आवाज़। अब साइलेंस है, उसकी साउंड कैसे हो सकती है, हमें बिल्कुल क्या लगेगा, ये गलत लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये किस सेंस में बात कर रहा है पोइट, कि कोई पर्सन साइलेंट रहता है, चुप रहता है, तो उससे कनेक्टेड जो पर्सन है, जो उसकी इमोशंस और फीलिंग्स को समझता है, उसको वो साइलेंस है, वो साइलेंस भी साउंड देती है, उसकी बात है, उसकी बात उस तक पहुंचा देती है और वो उसकी बात को समझ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोन का यूज़ हुआ है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, द म्यूट स्पीकिंग लिप्स। म्यूट का मतलब क्या होता है, म्यूट का मतलब होता है शांत, चुप। स्पीकिंग का मतलब क्या है, बोलते हुए। लिप्स का मतलब क्या है, होठ। जो होठ म्यूट है, चुप है, वो होठ कैसे बोलेंगे। यहाँ पर भी पोइट के कहने का मतलब क्या है, यही है कि होठ है, वो होठ तो क्या है, म्यूट है, लेकिन वो इमोशन से, फीलिंग से, उससे क्या है, ये पता लगता है कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है। उसके म्यूट
जो लिप्स हैं वो लिप्स भी क्या है, बोल देते हैं, उसका हमें आभास हो जाता है। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ऑक्सीमोन का। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लाइफ इज ए बिटर स्वीट। बिटर का मतलब क्या है, कड़वा। स्वीट का मतलब क्या है, मीठा। कि जीवन है वो कड़वी और मीठी है, या जीवन है वो कैसा है हमारा, बिटर है, कड़वा है, और कैसा है, मीठा है। ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वीट भी है और क्या बिटर भी है, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि लाइफ है, इस लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहीं पर हमारे लिए लाइफ है वो प्लेजरेबल होती है और कहीं पर क्या होती है, सोरोफुल होती है। कहीं पर हमें उसमें क्या मिलते हैं, बिटर एक्सपीरियंस मिलते हैं, कड़वे अनुभव मिलते हैं, और कहीं पर हमें वहाँ क्या मिलता है, आनंद मिलता है, जॉय मिलता है। इसीलिए इसने कहा है कि लाइफ क्या है, लाइफ बिटर स्वीट है। अब यहाँ भी किसका यूज़ हो गया, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, कंट्राडिक्टरी हैं, तो यहाँ भी किसका यूज़ हो गया, ऑक्सीमोन का यूज़ हो गया। अगला क्या है देखिए, ऑनरेबल विलन, कि सम्माननीय विलन। विलन का मतलब क्या है, बदमाश, कि ऐसा बदमाश जो क्या हो, ऑनरेबल हो। अब ऑनरेबल है वो विलन नहीं होगा और विलन है वो ऑनरेबल नहीं होगा। लेकिन कई बार कुछ पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो दूसरों की नज़रों में विलन हो लेकिन किसी एक की नज़र में वही क्या हो, ऑनरेबल हो। तो इस सेंस में यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, फिट है, सही है। दूसरा, प्लीजिंग पेन। प्लीजिंग का मतलब क्या है, आनंद देने वाला। पेन का मतलब यहाँ क्या है, कष्ट। जो कष्ट हमें क्या देता है, आनंद देता है। दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, कंट्राडिक्टरी हैं। कि पेन है वो कभी भी प्लेजर नहीं देता, उससे हमें क्या होता है, दुख ही होता है। लेकिन यहाँ जिस सेंस में पोइट कह रहा है, वो पोइट किस सेंस में कह रहा है कि उसकी जो बिलविड है वो उसे जो पेन देती है वो भी उसके लिए क्या है, प्लेजर वाला है। यहाँ ये इस सेंस में कह रहा है कि उसकी बिलविड है वो उसे जो पेन देती है वो भी उसे कैसा लगता है, प्लीजिंग लगता है, प्लेजर वाला लगता है। तो दोनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी डेप्थ में देखें तो ये क्या है, सही साबित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, कि यह क्या है, एक खुला हुआ सीक्रेट है। सीक्रेट है वो ओपन नहीं होगा और ओपन होगा तो वो सीक्रेट नहीं होगा। तो यहाँ भी ये दोनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोन का यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिखा है, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली नियमित रूप से, इरेगुलर रहा या अनियमित रहा। तो दोनों ये वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं और ये हमें क्या लगेंगे, गलत लगेंगे। लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहता है कि वो इरेगुलर है, लेकिन इरेगुलर भी कैसे है, वो कंटिन्यू है, कभी भी उसने इरेगुलरिटी है उसके बीच में गैप या ब्रेक नहीं आने दिया, कभी भी वो रेगुलर नहीं हुआ। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे और इनमें हमने देखा कि जो वर्ड है वो वर्ड एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं और सरफेस रीडिंग से हमें वो पढ़ने में गलत लगते हैं। लेकिन अगर हम पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके आउटलुक से देखें, उसकी फीलिंग और इमोशंस को समझ कर देखें तो वही वर्ड है वही वर्ड हमें सही लगेंगे, वही वर्ड हमें मीनिंगफुल लगेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोन बोलेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पैराडॉक्स का छोटा रूप क्या है, ऑक्सीमोन है। तो आज हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में बात की। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी और आप अपने व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जल्दी ही आपके सामने फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ में। थैंक्स अ लॉट।